हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, तो उसी को आज हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसको हम चैप्टर को क्या करते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर्स का मीनिंग किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरीज में सबसे पहले जो अप्रोच थी वो हमने डिस्कस किया था। जो आपकी कौन सी अप्रोच थी, नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच बेसिकली क्या कहती है कि इसमें ये देखा गया था कि हम जितना ज्यादा डेट का यूज करेंगे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि इसके अंदर हमें सिर्फ तीन जो मेन पॉइंट है वो याद रखने हैं कि इसके अंदर ओनली किसका यूज कर रहे हैं, हम ज्यादा डेट का यूज कर रहे हैं। राइट, कि जितना ज्यादा हम डेट का यूज करेंगे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, जिसके कारण वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है कि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये याद रखना है आपको कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स आपकी अकॉर्डिंग टू डेट, डेट को जितना इंक्रीज करोगे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स मैटर्स करती है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजंस होता है वो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये हमने क्या किया था हमारी लास्ट क्लास के अंदर। तो अब हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट अप्रोच जो कि है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो बेसिकली जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो क्या बोलती है, ये जस्ट ऑपोजिट होती है किसके, आपकी नेट इनकम अप्रोच के। क्योंकि नेट इनकम अप्रोच में तो हम जितना ज्यादा डेट का यूज करते हैं हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी क्या करती है, उतनी ही इंक्रीज करती है। बट ये अप्रोच ऐसा नहीं बोलती है। ये अप्रोच क्या बोलती है कि आप अपने कैपिटल डिसीजंस जो होता है वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, कि जितना ज्यादा आप डेट का यूज करोगे आपका फाइनेंस रिस्क क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है, देखो जहां पर एक साइड तो आप क्या कर रहे हो, डेट का यूज कर रहे हो, यानी कि चीपर सोर्स का यूज कर रहे हो और आप वहां से बेनिफिट ले रहे हो। ठीक है, दूसरी साइड क्या हो रहा है, कॉस्ट की, इक्विटी की कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक साइड तो डिक्रीज हो रहा है, एक साइड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाता है, तो ये दोनों ही क्या कर लेते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहती है। देखो जैसे कि हमने किसका यूज किया, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट का ज्यादा यूज करने से ये हमारा चीपर सोर्स है तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। राइट, लेकिन दूसरी साइड क्या होता है, इसका ज्यादा यूज करने से क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण इक्विटी की कॉस्ट क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी हमारी इसके अंदर, इंक्रीज। तो एक तरफ तो इसका बेनिफिट, दूसरी तरफ ये क्या हो रही है, इंक्रीज। तो क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इसके अंदर क्या रहती है, कांस्टेंट। जब आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी आपकी क्या रहेगी, आपकी मार्केट वैल्यू भी आपकी क्या रहती है, इसके अंदर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तरफ जो आप चीपर सोर्स का यूज करके बेनिफिट ले रहे हैं वो सारा बेनिफिट ऑफसेट हो जाता है आपका इंक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये अप्रोच इसने क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर, according to this approach capital structure decisions of the firms are irrelevant। right, irrelevant क्यों है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजंस जो हम लेते हैं उसका हमारी वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो हमने डिसीजन लिया। एनी चेंज इन लीवरेज, यानी कि डेट में जो भी यूज करोगे विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। डेट में यूज करने पर, चेंज करने पर, यानी कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वैल्यू ऑफ फर्म पर नहीं पड़ा तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज
इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ लीवरेज, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म का आपकी कॉस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। आपकी वैल्यू ऑफ फर्म्स है ओवरऑल क्या होती है आपकी, इंडिपेंडेंट होती है, जो हमारी जो फर्म की वैल्यू होती है उसको इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसकी अजम्पशंस क्या होती है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस किसी भी चीज की इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अजम्पशन से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या अजम्पशंस है, द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन सेम, जो कि आपकी नेट इनकम अप्रोच की भी यही थी, दोनों की सेम हो गई है। सेकंड क्या है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज, जबकि हमने नेट इनकम अप्रोच में क्या किया था, कांस्टेंट, लेकिन इसके अंदर कैसी होती है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि इस अप्रोच के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि K0 आपका क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मोर डेट, यानी कि ज्यादा डेट यूज करने से रिस्क बढ़ जाता है, इक्विटी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो बेनिफिट मिला था वो ऑफसेट हो जाता है आपका कॉस्ट के इंक्रीज होने पर इक्विटी की। दैट्स व्हाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। देयर आर नो टैक्स, देखो टैक्स की बात है, कॉर्पोरेट टैक्स उसके अंदर भी नहीं था, इसके अंदर भी नहीं था, तो ये क्या होगी, इसकी कॉमन अजम्पशंस हो गई। कॉर्पोरेट टैक्स तो आपको किसी भी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी अप्रोच हो, तो ये मेन पॉइंट है, सबके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स है वो नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अवेयर ऑफ द रिस्क, राइट, रिस्क के बारे में अवेयर हो जाते हैं, तभी तो अपनी कॉस्ट को वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जब वो अपनी कॉस्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो इसी के कारण तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो कैपिटल है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कांस्टेंट रही, तो आपकी मार्केट वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या बोलती है, नेट इन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर मार्केट वैल्यू क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर आपकी केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, बट केई इंक्रीज होती जाती है, जिसके कारण आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो जाती है। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपकी कांस्टेंट है तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आपकी क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, वैल्यू ऑफ फर्म के साथ, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आपकी K0 कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगी, बट अगर K0 आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज, और K0 आपकी इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज, ठीक है। ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज होगी, ठीक है। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या है आपकी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और के आपकी क्या रहेगी, इंक्रीजिंग, K0 आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये देखो के इंक्रीजिंग हो रही है, देखो हो रही है इंक्रीजिंग, ठीक है, और केडी आपकी कांस्टेंट है, कितना भी यूज कर लो आपकी केडी क्या है, कांस्टेंट रहेगी, उसकी कॉस्ट आपकी केडी की, जितना केडी का यूज करोगे उसकी कॉस्ट रहेगी कांस्टेंट। और वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि इसी को किससे डिनोट करते हैं हम, K0 से, तो K0 आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि KE हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर हमारी KE क्या करती है, इंक्रीज करती है। इट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस का आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मीनिंग इट डजंट मैटर, ठीक है। आपको एग्जाम में ये लिखाएगा डजंट मैटर, तो डजंट मैटर कौन सी अप्रोच है आपकी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। हाउ मच
debt or equity a firm used to finance its operations, its overall value remain the same. ठीक है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी. अब वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे निकालते हैं, EBIT डिवाइडेड बाय में K0. हमने अजम्पशंस में डिस्कस किया गया था कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है. तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो वैल्यू ऑफ फर्म टोटली किस पे डिपेंड करती है आपकी, K0 पे करेगी, क्योंकि K0 आपकी इंक्रीज डिक्रीज होती है, ये वेरिएबल होती है, ये आपकी कांस्टेंट होती है. तो इसीलिए वैल्यू ऑफ फर्म्स टोटली किस पे डिपेंड होती है आपकी, K0 से. अगर K0 आपकी बढ़ती है तो ये घट जाएगी, अगर ये आपकी घटती है तो ये आपकी बढ़ जाएगी. ठीक है, व्हेन K0 इज इंक्रीजिंग देन रिजल्ट वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी. व्हेन K0 इज डिक्रीजिंग देन वैल्यू ऑफ फर्म इज इंक्रीजिंग. थर्ड अप्रोच आती है हमारी ट्रेडिशनल्स अप्रोच. देखो जो ट्रेडिशनल्स अप्रोच है हमारी, जो हम दो अप्रोच करते आए हैं, जैसे कि दो अप्रोच हमने डिस्कस की है, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो जो ट्रेडिशनल्स अप्रोच होती है वो आपकी नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का क्या होती है, कॉम्बिनेशंस होती है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको दोनों ही कंडीशंस देखने को मिलेगी. आपको फर्स्ट स्टेज पे ये देखने को मिलेगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर ये देखोगे आप कि जो डेट है उसकी कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट. इक्विटी की भी कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट. डेट का यूज करने पर हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज. ये कौन सी अप्रोच में पढ़ा था आपने, नेट इनकम अप्रोच में. तो फर्स्ट स्टेज पे हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी. तो सेकंड अप्रोच क्या बोलती है, सेकंड स्टेज के अंदर क्या आ जाएगा कि आप डेट का और ज्यादा यूज कर रहे हो, तो ज्यादा यूज करने के कारण क्या होगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा. रिस्क अगर बढ़ गया तो दूसरे साइड आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो इक्विटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी वहां पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जहां पर आपकी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगी. इसके बाद भी अगर आप डेट का यूज करते हो तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ ऑल कॉस्ट आर इंक्रीज. चाहे वो KE हो, चाहे KD हो, चाहे K0 हो, सारी आपकी क्या करनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीजिंग. तो इसकी हमारी कितनी स्टेजेस होती है, 3. फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, आपको नेट इनकम अप्रोच की कंडीशन देखने को मिलेगी. सेकेंड स्टेज के अंदर आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम की कंडीशन देखने को मिलेगी. ठीक है, और थर्ड स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, आपको सारी कॉस्ट इंक्रीजिंग देखने को मिलेगी. तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम ये नहीं बोल सकते जैसे कि हम और अप्रोच में बोलते आए हैं कि इसके अंदर KE कांस्टेंट होता है फिर KE इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं कहेंगे. इसमें क्या होता है, आपकी KD और KE ना तो कांस्टेंट होती है ना आपकी इंक्रीज करती, आपको सारे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे. यानी कि इसके अंदर जो हमारी कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है. ठीक है, एक स्टेजेस पे तो पहले कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज, फिर आपकी पहले डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर आपकी इंक्रीज करती है. तो इसके अंदर जितनी भी वेरिएबल्स, जितनी भी कॉस्ट होती है वो ऐसी होती है, वेरिएबल्स होती है, चेंजेबल होती है, जिसमें चेंज आता है. जबकि हमने पहले में किया था कि दोनों ही कांस्टेंट रहती है. नेट ऑपरेटिंग इनकम में किया कि KE इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. और ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर हमारी कॉस्ट कैसी होती है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, वेरिएबल्स, तो कैसी होती है, वेरिएबल्स यानी कि चेंजेबल होती है. ठीक है, ये अप्रोच हमारी किसने दी थी, इजरा सोलोमोन ने दी थी. ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमने जो कंडीशंस है उसको 3 स्टेजेस में किया है और इसके अंदर आपका डेट का और इक्विटी का जुडिशियस यूज होता है. ठीक है, ये वर्ड्स आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, जुडिशियस यूज ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी. तो आपको ये वर्ड सोचते आपका माइंड क्लिक होना चाहिए ट्रेडिशनल्स अप्रोच के अंदर. ट्रेडिशनल्स अप्रोच आपकी ऑप्टिमम मिक्स की बात करती है, यानी कि ऑप्टिमम यूज करो डेट और इक्विटी का, उस लेवल पर यूज मत करो जब सारी ही कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो दिस अप्रोच इज सजेस्ट दैट a firm can lower its overall cost of capital and increasing its value by using an optimal mix of debt and equity. यानी कि इसका ऑप्टिमम यूज करा जाता है, फाइनेंसिंग गिवन बाय द इजेरा सोलोमन. According to this approach, a firm should make a judicious use of both
debt and equity to achieve a capital structure which may be called optimum capital structure। तो दो की इसके मेन कीवर्ड है, एक तो जुडिशियस हो गया और एक हमारे पास ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। अब आपको ये देखना है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की जो कंडीशंस है वो किस स्टेज के अंदर आती है। तो किस स्टेज के अंदर आएगी, तो देखो पहली स्टेज के अंदर तो क्या हो रहा है, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि हम और यूज करके देखते हैं कि भी क्या पता और कम हो जाए। फिर सेकंड स्टेज पे क्या आ जाएगा कि नहीं कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेज पे क्या हो जाता है, आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो कौन सी स्टेज अच्छी हुई, आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, कांस्टेंट रहेगी, जिसके अंदर आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर उसके बाद अगर आप डेट का या इक्विटीज का यूज कर रहे हो तो उनकी कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण आपकी ओवरऑल यानी कि वैल्यू जो फर्म की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो सेकंड स्टेज होती है वो सबसे बेस्ट स्टेज होती है, जो हमें क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। तो स्टेज 1 हमारा क्या बोलता है, इंक्रीजिंग डेट, यानी कि बेनिफिशियल जोन होता है ये। एट लो लेवल ऑफ द डेट, डेट इज अ चीपर देन द इक्विटी, इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स, ठीक है। फर्म वैल्यू इंक्रीज करेगी, रिस्क इज स्टिल लो, इसके अंदर रिस्क कम है, तभी तो हमारी इक्विटी की कॉस्ट बढ़ नहीं रही। वो किस में बढ़ेगी, जब आप डेप्ट का ज्यादा यूज करोगे तो सेकंड स्टेज के अंदर ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट क्या मिलता है, गुड टू इंक्रीज डेट, कि हम डेट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करो, वो हमारे लिए कंडीशन क्या होगी, अच्छी होगी। तो सेकंड कंडीशंस किसकी बात करती है, आपकी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करती है। एट दिस पॉइंट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग चीप डेट मैच द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी ड्यू टू रिस्क, यानी कि जब आप डेट का सेकेंड स्टेज पे जाकर ज्यादा यूज कर रहे हो तो क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण इक्विटी की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाती है, वहां पे कांस्टेंट लेके चलते हैं, यानी कि इससे कम हमारी नहीं होगी। उसके बाद इस स्टेज के बाद हमारे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। तो इसलिए ये स्टेज को इसलिए अच्छा माना गया है कि इस पॉइंट के बाद अगर आप, जैसे बोला नहीं जाता ये आपका लास्ट स्टेज है, अगर इसके बाद अगर आप गए तो नेगेटिव ही जाओगे। तो और इससे पहले क्या होता है कि हम, होता नहीं है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज है भी, हम इससे अच्छा भी कर सकते हो, तो आप इस स्टेज पे पहुंच गए, लेकिन इसके बाद अगर जाओगे ना तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो कौन सी कंडीशंस को आप अच्छा बोलोगे, तो आप बोलोगे भी सेकंड कंडीशंस मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि ये आपको वैल्यू इसमें मैक्सिमम हो रही है और कॉस्ट आपकी इसमें क्या है, मिनिमम है। अगर इससे ज्यादा करोगे तो सभी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, चाहे वो KE हो, KD हो, चाहे वो K0 हो, सबकी कॉस्ट यहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। At this point, the benefit of using the cheap debt match the increasing the cost of equity due to risk. The overall cost of capital is minimized and the value of firm is maximized. ठीक है, ये दो important point है। This is the best point. The firm should aim to stay here. इसीलिए फर्म इस स्टेज पर रहना क्या करती है, पसंद करती है, क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, शो करता है। अब सेकंड स्टेज होती है, बोलते हैं ना ज्यादा किसी का अति यूज करना भी क्या हो जाता है, हानिकारक है हमारे लिए, ठीक है। तो वहीं इस पर ये एप्लीकेबल करना है हमें। सेकंड स्टेज क्या बोलती है, एक्सेसिव यूज ऑफ डेट, यानी कि डेट का हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस में यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कैसा जोन होगा, डेंजरस जोन होगा। तो बियॉन्ड द ऑप्टिमम पॉइंट, अगर आप ऑप्टिमम पॉइंट के बाद अगर कुछ भी करते हो तो वो हमारे लिए क्या होगा, डेंजर होगा, ठीक है। टू मच डेट इज इंक्रीज फाइनेंस रिस्क, यानी कि ज्यादा अगर आप डेट का यूज करोगे तो फाइनेंस रिस्क बढ़ जाएगा, जिसके कारण इक्विटी है अपनी कॉस्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। शेयर होल्डर डिमांड हाइयर रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज शार्पली, क्योंकि जब आप डेट का यूज कर रहे हो तो भाई उनका रिस्क बढ़ जाएगा, तो वो क्या कहेंगे कि हमें शेयर होल्डर्स किसकी डिमांड करेंगे, ज्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे। तो आपको उनको ज्यादा रिटर्न, एक तरफ से तो आप चीपर सोर्स का यूज कर रहे हो, दूसरी तरफ उतने ही जितना आपने बेनिफिट लिया उतना बेनिफिट आप रिटर्न के तौर पर आपको देना पड़ गया, तो कुछ फायदा तो हुआ नहीं, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए, तो आपका जो डिसीजन था उसने कुछ इफेक्ट किया ही नहीं, ठीक है। तो ये है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट इसके अंदर क्या होगी, आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेज
हमारी ऐसी है जिसके अंदर आपकी सारी कॉस्ट आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगी, जिसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ K0, KE और KD आर डिक्रीजिंग। तो देन आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट इसका क्या है, डेट बिकेम्स हार्मफुल बियॉन्ड दिस पॉइंट। अगर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बाहर, इस पॉइंट से बाहर जाकर आप डेट और इक्विटीज का यूज कर रहे हो तो उनकी कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर आपको क्या 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले इसके अंदर डेट और इक्विटी का जुडिशियस यूज होता है। ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करती है, 3 स्टेजेस में ये डिस्कस करती है। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज डेंजर जोन होता है, नहीं फर्स्ट स्टेज आपका बेनिफिशियल जोन होता है, सेकंड जोन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर्स का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, एंड थर्ड आपका डेंजर जोन होता है। अगर आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बियॉन्ड जाकर भी क्या कर रहे हो, फंड्स को रेज कर रहे हो इक्विटी और डेट से, तो देन आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज, जिसके कारण हमारी वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर हमारी कॉस्ट कैसी होती है, तो ना कांस्टेंट होती है, ना इंक्रीजिंग होती है, ना डिक्रीजिंग होती है। कैसी होती है, वेरिएबल्स। वेरिएबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक बार तो इंक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर डिक्रीज करती है। तो तीनों ही कंडीशंस आपको क्या देखने को मिलती हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेज में आपकी जैसे आपने पढ़ी थी नेट इनकम, उसकी तरह है कि आप किसका यूज कर रहे हो, डेट का यूज ज्यादा यूज करने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज करती है, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारी ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस पॉइंट के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपकी केडी तो इसके अंदर कांस्टेंट ही रहेगी, और ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, यानी कि मिनिमाइज होती है। इसके अंदर सबसे कम यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, ओवरऑल कॉस्ट होती है। इस पॉइंट के बाद अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो देन KE, K0, KD देखो सारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स एंड मार्केट वैल्यू में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो कंपनी हैज टू सिलेक्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर्स विद लोएस्ट K0 और हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो सबसे बेस्ट स्टेज हमारी कौन सी है, सेकंड स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपका जुडिशियस यूज होता है आपके डेट का और आपकी इक्विटी का। मोदीगिलानी मिलर्स अप्रोच, यानी कि जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MM अप्रोच। ठीक है, तो ये अप्रोच क्या बोलती है, ये अप्रोच सिमिलर होती है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह। फिर आप ये बोलोगे कि ये अगर नेट MM अप्रोच है, ये बोलता है कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलती थी भाई वही मेरा मानना है, तो फिर इसमें इसने अलग बात क्या बोली, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो देखो जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो ये बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस का हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम एज मोदीगिलानी मिलर अप्रोच बोलती है, यानी कि MM अप्रोच बोलती है। बट डिफरेंस क्या होता है, ये आपका क्या क्या बोलती है, बिहेवियरल बेनिफिशियल्स को ध्यान रखती है, यानी कि जिसमें हम किसको पढ़ते हैं, आर्बिट्रेजरी प्रोसेस को इसके अंदर देखा जाता है। ये दो चीज में बताती है, दो चीजों को कंसिडर करती है, जब आप टैक्स को कंसिडर कर रहे हो या फिर आप टैक्स को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, सेम तो होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह, यानी कि ये भी इनरेलीवेंट होती है, लेकिन इसकी दो चीजें होती हैं जो हम पढ़ते हैं, अगर आप टैक्स को कंसिडर कर रहे हो, अगर आप टैक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हो। अगर आप टैक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल डिट्टो सेम एज हो जाएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह, कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर्स के डिसीजंस का। ठीक है, बट अगर ये बोलती है कि आप टैक्स को कंसिडर कर रहे हो तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पर क्या पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस का इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज ऑफ डेट का आप ज्यादा यूज कर रहे हो। तो डेट से जो हमें डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट देते हैं, तो वो इंटरेस्ट आपका क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, जिसके कारण टैक्स का बेनिफिशियल हमें यहां मिल जाता है। तो आप जितना ज्यादा डेट का यूज करते जाओगे तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म कम होती जाएगी जब टैक्स को कंसिडर करना हो।
अगर टैक्स को कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कैसी रहेगी, नॉन इफेक्टेड, यानी कि इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिहेवियरल सिग्निफिकेंस की बात करती है, ठीक है। आपकी कौन सी अप्रोच, एमएम अप्रोच, और ये किसको कंसिडर करती है, आर्बिट्रेजरी प्रोसेस, आर्बिट्रेजरी जो प्रोसेस हो सकता है उसको भी क्या करती है, डील्स करती है। अब आर्बिट्रेजरी प्रोसेस होता क्या है, जैसे कि देखो स्टॉक मार्केट होता है, उसमें काफी सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, उन सिक्योरिटीज का जो फेयर प्राइस होता है ना, फेयर वैल्यू होती है उनकी, फेयर वैल्यू जो होती है और मार्केट वैल्यू, इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर इनमें डिफरेंस नहीं है तो इन दोनों में क्या है, इक्विलिब्रियम है, देन आप आर्बिट्रेजरी प्रोसेस में डील कर ही नहीं सकते। ये कब होता है, जब आपकी फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या होता है, डिफरेंस होता है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं होता। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताती हूं, जैसे कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू है आपकी 100 और मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है, मान लिया 70। तो देखो फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 70 है, तो यानी कि आपकी मार्केट वैल्यू कम है, तो इसको बोलेंगे क्या, अंडर वैल्यू, ठीक है। और जब आपकी फेयर वैल्यू 100 है लेकिन मार्केट वैल्यू 120 है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ओवर वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो इस कंडीशंस में क्या करोगे, जब आपकी मार्केट वैल्यू कम होती है तो हम सिक्योरिटी को क्या करते हैं, बाय करते हैं। जब आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है तो हम सिक्योरिटी को क्या करते हैं, सेल करते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे सेल्स परचेज का, जब तक करेंगे जब तक हमारी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती है, दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता है, तब तक हम क्या करेंगे, इसमें इन सेल्स परचेज का है जो हम ये काम करते रहेंगे जब तक इनमें क्या नहीं हो जाता है, इक्विलिब्रियम्स नहीं हो जाता है। तो एमएम अप्रोच क्या करती है कि इट इज लाई इन, ठीक है, इट इज लाई इन आर्बिट्रेजरी प्रोसेस इंक्लूडिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दस सिक्योरिटीज विच आर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द कैपिटल्स, ठीक है। बाय कब करेंगे, जब हमारी अंडर वैल्यू है, सेल्स कब करेंगे, जब ओवर वैल्यू है, और कब तक करते रहेंगे, जब तक कि इनमें इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। जैसे कि देखो कैसे आएगा, आप कोई चीज को बाय कर रहे हो, करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो इट्स मीन्स उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो क्या हो जाता है, आपका प्राइस इंक्रीज कर जाएगा ना, तो आपकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इट्स मीन्स सेल करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो इट्स मीन्स उसकी डिमांड नहीं है। तो डिमांड ना होने के कारण क्या हो जाता है, उसके प्राइस कम होते हैं, तो इतने कम हो जाएंगे कि वापस से वो फेस वैल्यू के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 120 थी तो वापस में 100 पे आ जाएंगे। इसमें क्या था, डिमांड बढ़ने के कारण पहले वो 70 थे, डिमांड बढ़ती गई तो प्राइस भी इंक्रीज होते जाएंगे, तो वो 100 पे आ जाएंगे, वहां पर हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो मोदी एमएम अप्रोच क्या बोलती है कि एमएम अप्रोच ये कहती है कि ये सेम होती है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह। ये बोलती है कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहता है वही बात मैं कहता हूं, यानी कि मैं उसको एग्री करता हूं। बट ये किसकी बात करती है, बिहेवियरल सिग्निफिकेंस की बात करती है, ठीक है, बेनिफिशियल्स की बात करती है, और ये आपकी आर्बिट्रेजरी प्रोसेस है उनमें डील करती है, ठीक है। और सेकंड क्या बोलता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप टैक्स को कंसिडर करते हो या नहीं। अगर आप टैक्स को कंसिडर नहीं करते, देन इन अ परफेक्ट मार्केट कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट इफेक्ट फर्म, यानी कि वो फर्म को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी आपकी डिसीजन, जब आपका क्या है, टैक्स आप इग्नोर कर रहे हो, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप टैक्स को कंसिडर करते हो, विद टैक्स लेते हो, तो जितना ज्यादा आप डेट का यूज करोगे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, जिसके कारण आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये दो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर खाली एग्जाम के अंदर सिर्फ ओनली एमएम अप्रोच बोला हो तो आप इनरेलीवेंट लिखोगे, लेकिन मेंशन किया है स्पेशल आपको विद टैक्स और विदाउट टैक्स। विद टैक्स है तो आप क्या बोलोगे कि रेलिवेंट होगी, विदाउट टैक्स है तो क्या बोलोगे, इनरेलीवेंट होगी, ठीक है। और इसकी जो अजम्पशंस होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसमें बहुत सारे स्टार लगा सकते हो।
तो इसकी क्या है कंडीशन? सबसे पहली, कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर परफेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, यानी कि कंज्यूमर्स को पूरी नॉलेज होती है, इन्वेस्टर्स को पूरी इसके अंदर नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जिसके कारण इसके अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं होती है इन्वेस्टमेंट। देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। इन्वेस्टर कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, तो देखो ये तो सबकी कॉमन एजम्पशंस है, सब में ही देखने को मिलता है। इसकी स्टार पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी एजम्पशंस ये है, पर्सनल लीवरेज एंड कॉर्पोरेट लीवरेज आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज आर इनफाइनाइट डिविजेबल्स, यानी कि सिक्योरिटीज को आप डिवाइड कर सकते हो, मींस फ्रैक्शंस में भी यूज कर सकते हो। और फिर आती है एमएम विदाउट टैक्स है तो कैपिटल स्ट्रक्चर इनरेलीवेंट होगी, अगर विद टैक्स है तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स आपकी क्या होगी? रेलिवेंट्स होगी, बिकॉज द फर्म शुड यूज मोर डेट टू गेन द टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट क्यों होता है? क्योंकि इस पे टैक्स ये डिडक्टेबल होता है, इस पे टैक्स हमारा नहीं लगता इसके इंटरेस्ट पे। लास्ट अप्रोच है हमारी पैकिंग ऑर्डर्स अप्रोच। तो पैकिंग ऑर्डर अप्रोच क्या होती है? ये भी बिहेवियरल थ्योरी होती है आपकी। ये किसने दी थी? डोनाल्डसन ने दी थी 1961 में। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखो ये अप्रोच क्या बोलती है? ये बोलती है जब हमें किसी भी फर्म को एक फंड की क्या होती है? जरूरत होती है, यानी कि अपने फंड को जब उसको रेज करना होता है तो सबसे पहले वो क्या करती है कि उसके पास कितना सोर्स है, उसके पास कितना फंड है, उसको यूज करेगी। ठीक है, भाई उसके पास जो है पहले सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देगी, उसको यूज करेगी। फिर अगर मान लो उससे भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, ठीक है, आपको चाहिए ज्यादा है लेकिन उससे आपको इंटरनल में आपके पास क्या है? रिटेन अर्निंग कम रखी है, तो उसके बाद किसका यूज करेगी? वो डेट का यूज करेगी। अगर डेट से भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तब हम लास्ट में जाकर किसका यूज करते हैं? इक्विटी का यूज करते हैं। तो इसमें क्या आता है? इनकी सीक्वेंस आती है कि पहले फंड हम कहां से लेते हैं? आपके इंटरनल फाइनेंस, जिसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। जो एक रिटेन अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जो हम फ्यूचर्स में कोई भी लॉसेस वोसेस होते हैं उनके लिए क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं अपने बिजनेस में कि आगे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि ये हमारी खुद की रिटेन अर्निंग है, ये हम कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, डेट फाइनेंस, फिर हम डेट का यूज करेंगे क्योंकि डेट की फ्लोटिंग कॉस्ट होती है बट लो होती है। इक्विटी फाइनेंस, फिर हम लास्ट में इक्विटी का यूज करेंगे क्योंकि इक्विटी की जो कॉस्ट होती है ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी फ्लोटिंग कॉस्ट भी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए इक्विटी का हम लास्ट में यूज करेंगे। पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? रिटेन अर्निंग को देंगे, देन हम डेट को देंगे और उसके बाद हम इक्विटी को देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पैकिंग ऑर्डर अप्रोच। ठीक है, तो हमने क्या किया? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर्स? कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी, राइट? And there are the various theories in the capital structures. First one is net income approach, second one is net operating income approach, third one is traditional approach, and fourth one is MM approach, and last packing orders approach. तो ये चार अप्रोचेस हमने की हैं, जिसमें से नेट इनकम अप्रोच हमारी क्या है? रेलिवेंट होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इनरेलिवेंट होती है, और ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स की और जुडिशियस यूज की बात करता है, जिसके अंदर आपकी जितनी भी कॉस्ट होती है वो कैसी होती है? वेरिएबल्स होती हैं। एमएम अप्रोच में दो कंडीशंस आपको देखनी है, अगर टैक्स को कंसिडरेशन कर रहे हो, अगर टैक्स को कंसिडर नहीं कर रहे या टैक्स को कंसिडर कर रहे हो। टैक्स को कंसिडर नहीं कर रहे तो वो इनरेलिवेंट होगी, अगर टैक्स को कंसिडर कर रहे हो तो वो रेलिवेंट होगी। पैकिंग ऑर्डर अप्रोच क्या बोलती है कि सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? हमारे पास जो फंड खुद के पास रखा है उसका यूज करेंगे, यानी कि रिटेन अर्निंग का। सेकंड वन हम किसका यूज करेंगे? हमारे डेट का। एंड लास्ट हम किसका यूज करेंगे? इक्विटी का। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर्स जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो इसके हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके कोशिश करो कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, यानी कि अटेम्प्ट करने की आप इसको ट्राई करो। तो फर्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नेट इनकम अप्रोच। तो देखो नेट इनकम अप्रोच में क्या बताया था हमारा, किसके बारे में पूछा है इसमें? नेट इनकम अप्रोच। तो क्या बताया था? सारी कॉस्ट कांस्टेंट होती है और इसमें हम डेट को क्या करते हैं? फोकस करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, हायर इक्विटी इज बेटर, हायर डेट इज बेटर,
डेट रेशियो इज इनरेलीवेंट, नन ऑफ द अबव। तो नेट इनकम अप्रोच में क्या पढ़ा था कि हम डेट का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। तो इसका आंसर क्या होगा, हायर डेट इज बेटर, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सिंपल सी बात है, नेट इनकम अप्रोच में मैंने क्या बताया था कि कोई भी कॉस्ट हो वो आपकी सारी क्या रहेगी, कांस्टेंट, चाहे वो केई हो चाहे वो केडी हो, दोनों क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, जिसके कारण आपकी के जीरो डिक्रीज करती है। तो इसमें इक्विटी के बारे में पूछा है, तो इक्विटी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट। जुडिशियस यूज, जुडिशियस नाम आपको सुनते ही, ये वर्ड सुनते ही आपका माइंड कहां पर जाना चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच ही है जो जुडिशियस यूज करती है आपके डेट और इक्विटी का, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम्स कांस्टेंट केडी एंड केई। अब केडी और केई आपकी कहां कांस्टेंट होती है, नेट इनकम अप्रोच के अंदर, क्योंकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में तो केडी तो कांस्टेंट होती है बट केई क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर चाहे केडी हो चाहे केई हो चाहे के जीरो हो, क्या होती है आपकी, वेरिएबल्स, ठीक है। द पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लीवरेज इज अज्यूम बाय, ये मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल लीवरेज और आपका कॉर्पोरेट लीवरेज होता है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होता है। किसके अंदर पढ़ा था हमने, ये एमएम अप्रोच की अजम्पशंस के अंदर। इन केस नेट इनकम अप्रोच द कॉस्ट ऑफ डेट, नेट इनकम अप्रोच है तो उसके अंदर सबकी कॉस्ट क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है, चाहे आपकी इक्विटी हो चाहे आपकी डेट हो, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो यहां पर हम अपनी क्लास को वो एंड करते हैं।